रोक देगा उस कानून को। तो डीपीएसपी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखो इंडिया में क्या होता है, सरकार कैसे बनती है आपको पता है। लोकसभा, पार्लियामेंट का जो हिस्सा है, पार्लियामेंट तीन चीज से मिलके बना हुआ है। पार्लियामेंट, हाँ सर, पार्लियामेंट तीन चीज से मिलके बना हुआ है। एक है आपका प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखो, आप बोलोगे सर प्रेसिडेंट कैसे। कोई भी लॉ अगर बनता है सबसे पहले ये दोनों हाउस से पास होना चाहिए, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, और जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। मान लो ये दोनों हाउस से पास हो गया, प्रेसिडेंट ने साइन ही नहीं किया, मतलब साइन नहीं, अभी मैं एक बात बता रहा हूँ, तो लॉ तो थोड़ी ना बनेगा। बिल लॉ में कन्वर्ट कब होता है, बिल का लॉ में कन्वर्ट होने के लिए तीनों के तीनों प्रोसीजर से पास होना जरूरी है, लोकसभा से, राज्यसभा से, और प्रेसिडेंट का भी साइन होना चाहिए। हाँ, भले ही प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है, एक बार बिल को रोक सकते हैं, फिर दूसरी बार भेज सकते हैं, तीसरी बार इनको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। मगर प्रोसेस है कि उनका भी साइन जरूरी है, बिना उनके साइन के कोई लॉ नहीं, कोई बिल लॉ नहीं बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। लोकसभा का जो एमपी बनता है वो डायरेक्ट इलेक्शन से बनता है, और राज्यसभा का एमपी कैसे बनता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से। इसका जो एमपीज बनेगा इनडायरेक्ट इलेक्शन से। इनडायरेक्ट इलेक्शन कहने का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब जो एमएलए वगैरह चूज किए गए हैं वही एमएलए उसके एमपी चूज करते हैं, डायरेक्ट पब्लिक नहीं हिस्सेदारी होता है। एमएलए आपने चुन दिया राज्य में, मान लो आपका बिहार ही राज्य है, बिहार राज्य में कितने हैं, 243 एमएलए हैं, 243 एमएलए हैं। तो 243 एमएलए मान लो हर 2 साल पे इलेक्शन होती है, तो यहां से अगर 10 सीट खाली है मान लो, इस 10 सीट के लिए ये 243 एमएलए ही चूज करेंगे कि कौन से 10 लोग को भेजा जाए राज्यसभा में, पब्लिक नहीं आएगा इसमें। इसलिए इसको बोला गया क्या, इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट कब होगा, जब पब्लिक का पार्टिसिपेशन डायरेक्ट हो, आप खुद जाके अपना वोट दो, इसको डायरेक्ट। जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कितने हैं एमएलए, 70 एमएलए, इनकी राज्यसभा सीट होती है 3 राज्यसभा सीट, ठीक है। तो ये 70 एमएलए मिलके ये 3 राज्यसभा की सीट को फिल करेंगे, चूज करेंगे कि किसको भेजना है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगला एक और चीज आपको याद रखना है, ऐसे ही आपका स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है। स्टेट गवर्नमेंट में सबसे नंबर 1 पे कौन आता है, गवर्नर। गवर्नर के बाद सीएम और इसका कैबिनेट, सीएम प्लस इसका कैबिनेट मिनिस्टर। एक चीज आप देखते होंगे, सुनते भी होंगे, नेशनलिज्म, और अभी तो खूब चलता है ये राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, नेशनलिज्म का मतलब क्या है, बताइए पॉलिटी वाले बच्चे, नेशनलिज्म का मतलब क्या है, आप लोगों को तो पता होगा ज़्यादा। नेशनलिज्म, लिबरलिज्म,
राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? आपका भी है पॉलिटी? नहीं, आपका कौन? कॉमर्स है। आप बताओ रिया, आपका तो पॉलिटिकल साइंस है। नहीं आया? सुने तो होंगे ना नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद अपने देश के लिए प्रेम और अपने देश को दूसरे देशों से बेहतर करने की इच्छा। मतलब अपना प्रायोरिटी छोड़ के, सेल्फ डेवलपमेंट छोड़ के देश का डेवलपमेंट। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, हमने अपना परिवार छोड़ दिया है देश के लिए, तो वही चीज़, यही राष्ट्रवाद है। आपको परिवार सब कुछ त्याग के अब देश के प्रति समर्पित होना, देश के लिए अपना कण कण, यही राष्ट्रवाद है, राष्ट्र प्रेम। और इसी को लेके आज के डेट में क्या चलता है, कुछ भी कोई बोल देता है, सरकार के खिलाफ भी कोई कुछ बोल देता है तो देशद्रोह, देशद्रोह। तो इसलिए ध्यान रखना, नेशनलिज्म आपका राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र के प्रति समर्पित। राज्यसभा से जाते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, वो सरकार नॉमिनेट करती है 12 एमपी को। लिबरलिज्म का मतलब क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम इन द सेंस ऑफ व्हाट? आपने खूब सुना होगा कि मैं बहुत लिबरल पर्सन हूँ, बोलते हैं ना, मैं लिबरल हूँ, मतलब टू लिव लाइफ फ्रीली। फ्रीली कैसे? यही तो मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, अपने तरीके से। धन्यवाद। क्या हो गया? क्या बोल रहा, चाय गिर जाए? तो कुछ तो बोला है। ठंड लग रही है? बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, कर दो। ठंड तो लगती है, नया नया ऐसी है तो, मगर यहाँ कहाँ आता है? यहाँ से ज़्यादा यहाँ पे, यहाँ से इतना दूर में ही कूलिंग करता था, ये पूरा कर रहा है यहाँ तक की ठंड। आज तो सुबह यहाँ इसको भी ठंड लग रही थी अक्षत को, यहाँ वालों को तो पूरा बर्फ बना देगा फिर। नहीं आ रही है? नहीं लग रही? वाह, बढ़िया है। पॉलिटी में कि यही तो है, मैं पढ़ाऊंगा फिर डीप में चला जाएगा, जो ज़रूरत है नहीं इतना ज़्यादा। क्या बोल रहे हो? रहने तो नहीं, ज़रूरत है भी नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं वो चीज़। इसमें जो आपका पहला सिटीजन कौन है, ये सब टाइप की, बजट कौन प्रिपेयर करता है, बजट कैसे, बेसिक इन्फॉर्म, बेसिक अवेयरनेस, बस नाम ही है बेसिक अवेयरनेस, बस इसलिए मैं बस टर्म्स का इंट्रोडक्शन ही बस दे रहा हूँ, और कुछ। अप्रूव मतलब?
सुप्रीम मतलब अप्रूव मतलब जैसे कि राइट संविधान में लिखा गया है तो आपके पास है, अधिकार है, आपको सरकार छीन नहीं सकती। मतलब किसके लिए है ये बोल रहे हो? जो नए लॉस बने जैसे जिसमें ऐड ऑन होते रहेंगे। ये संविधान है, संविधान में कोई लॉज नहीं बनते, लॉज अलग से बनते हैं। संविधान में एडिशन नहीं हो सकता। एडिशन होती है, उसके अलग प्रक्रिया है, वो मेजोरिटी से होती है। बहुत संविधान संशोधन अगर करना होता है वो भी फंडामेंटल राइट्स को लेके करोगे तो स्पेशल मेजोरिटी होता है 2/3। यानी अगर मान लो 100 मेंबर का हाउस है, 100 मेंबर्स हैं, तो इसका 2/3 कितना होगा? 67 के आसपास। 67 मेंबर्स का अगर जब तक नहीं बोलेंगे तब तक संविधान संशोधन नहीं होगा। मतलब कर रहे हैं संशोधन, फिर सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना, सुप्रीम कोर्ट भी तो बैठा है, उसके बाद भी अगर कोई लॉ बनता है, उस लॉ के तहत अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपकी हनन होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट आप इस लॉ को बंद कर देगा। अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ही क्या है, सरकार से ही बचाना, तो सरकार थोड़ी ना अपने आप को बचाएगा, कौन बचाएगा? सुप्रीम कोर्ट बैठा है। नहीं, जैसे अगर मान लो सीट बन गई और सरकार ने बोल दिया कि अब कोर्ट नहीं होगा, अब सब गवर्नमेंट हो गए, मतलब कोर्ट ही नहीं होगा, कोर्ट ही नहीं होगा, सिर्फ ये तभी हो सकता है, इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये होगा मान लो यमन वगैरह चाइना का अलग है, चाइना का अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वन पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी चल रही है वहाँ पे, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में लगभग मेरे ख्याल से 2500 पार्टी हैं, 2500 पॉलिटिकल पार्टी हैं, नेशनल लेवल पे नहीं, हर एक पूरा मिला के। नेशनल पार्टी तो सिर्फ 4 या 5 हैं। कितने हैं? 6 नहीं, हटा भी तो है, अभी हट भी गया, एनसीपी हट गया, बीएसपी हट गया, बहुजन समाज पार्टी। ये लोग कहाँ इलेक्शन में जीत पा रहे हैं, दो इलेक्शन से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अभी तो एक चीज़ बताने वाला था मैं, हाँ, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरी है? 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी, 8 हैं। लद्दाख बढ़ा है, इंक्लूड हुआ है, याद रखना। 28 हैं, और कौन हटा है? पहले 29 था, हटा कौन सा? जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू 2019 में जम्मू कश्मीर क्या हो गया? स्टेट से यूनियन टेरिटरी बन गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कहाँ पे क्लास ले रहे हैं सर की आवाज़ आ रही है ऐसी? राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। इसलिए देखे होंगे ये लाइन वर्ड होता है, इसका मतलब समझना, एक्स ऑफिशियो। इसका मतलब क्या है? जैसे आपको पढ़ाया था इकोनॉमी में, नीति आयोग का हम बोलते हैं कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स ऑफिशियो का मतलब
यानी अगर पीएम की बात कर रहे हैं तो जो आपका पीएम के पोजीशन पे रहेगा वो आपका क्या होगा, चेयरमैन होगा। एक्स ऑफिसियो का मतलब इस पोजीशन पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो आपका लीड करेगा। जैसे नीति आयोग में प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ऐसे राज्यसभा में हम क्या बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसियो, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। और लोकसभा के कौन होते हैं, लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है, कौन करता है स्पीकर का इलेक्शन, आप चुन के भेजते हो आपस में, मतलब जो हाउस में बैठे हैं एमपीज उन्हीं में से कोई एक बनता है आपका क्या, स्पीकर। मुझे ये बताओ कि कैबिनेट मिनिस्टर बिना चुनाव लड़े, कैबिनेट मिनिस्टर क्या बिना एमपी, विदाउट एमपी के पोजीशन पे हुए हो सकता है क्या? अगर मान लो आप मोदी जी का आपके पास कॉल आया, 25 साल के हो चुके हो, 25 साल के जो भी होगा, मान लो आया, ठीक है, मोदी जी का कॉल आया, बोले कि कल आपको शपथ लेना है, आ जाओ, कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं, तो क्या आप बन सकते हो क्या? आप तो एमपी हो नहीं। आप बोलोगे सर मैं तो एमपी नहीं हूँ, मोदी जी बोलेंगे आ जाओ ना, ये सब चीज़ हम देख लेंगे, सेटल कर लेंगे, बन जाओगे। विदाउट एमपी, बिना एमपी के हुए भी आप बन सकते हो कैबिनेट मिनिस्टर, बन सकते हो। कब तक? आपके पास 6 महीने का टाइम है, आप एमपी बन जाओ। 6 महीने के अंदर जब मोदी जी बोल रहे हैं आपको सेटल कर देंगे, तो राज्यसभा का जो सीट खाली होगा यहाँ से आपको एमपी बना देंगे, ठीक है। तो याद रखना कि एमपी, विदाउट एमपी का टैग लिए भी कोई मिनिस्टर बन सकता है। कब तक रह सकता है? मगर 6 महीने के अंदर उसको एमपी बनना पड़ेगा, चाहे वो राज्यसभा से बने या लोकसभा से। सिविलियन बन सकते, सिविलियन ही की तो बात कर रहा हूँ, सिविलियन ही बन। मान लो आपका सबसे अच्छा एग्जांपल जयशंकर साहब, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं, वो जब मिनिस्टर बने तो कौन सा इनके पास एमपी था? कोई एमपी का पद नहीं था, कोई एमपी नहीं थे, नॉर्मल सिविलियन आदमी थे वो। तो मोदी जी ने इनको दिया ना फॉरेन मिनिस्टर, मगर क्या हुआ, अगले 1 महीने के अंदर इनको राज्यसभा से चुनाव लड़ा दिया गया और राज्यसभा से आ गए। तो 6 महीने के अंदर आपको क्या हो जाना है? एमपी बन जाना है। आप शपथ ले लो बिना एमपी के टैग लिए ही, क्या है, जब मोदी जी का हाथ आपके ऊपर है तो ले लो, तो सेटल कर लेंगे आपको कहीं ना कहीं। तो याद रखना, विदाउट एमपी का टैग लिए भी मिनिस्टर बनता है। क्या प्राइम मिनिस्टर हमेशा लोकसभा से ही होना चाहिए? लोकसभा का एमपी ही होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर? लोकसभा का ही एमपी होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर? अगर नहीं तो एग्जांपल दो कि इंडिया के इतिहास में कौन है जो बिना लोकसभा से, लोकसभा के ही मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह से कहाँ से थे एमपी? राज्यसभा से थे, और राज्यसभा के एमपी थे, और 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, राज्यसभा से ही एमपी बने, और राज्यसभा में भी आसाम से, आसाम स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा से ही आप एमपी होगे तभी प्राइम मिनिस्टर बनोगे। हर प्राइम मिनिस्टर चुनाव नहीं लड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी कि
कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी हाउस का एमपी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के लिए भी यही है कि क्या अगर कोई हाउस का मेंबर नहीं है, दोनों में से कोई हाउस का मेंबर नहीं है, तब भी क्या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? तब भी क्या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? बन सकता है। 6 महीने वाला रूल इसके ऊपर भी लागू होगा। क्या भाई, कल को मान लो कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई और कांग्रेस सोनिया गांधी को बोलेगी कि सोनिया गांधी तो है एमपी, मान लो कोई ऐसे को बना दिया जो एमपी नहीं है, मगर कांग्रेस के सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसको तो बहुमत हासिल करना है, बहुमत तो हासिल कर लेगा, मगर एमपी वो बन जाएगा 6 महीने में कहीं से, दूसरा सीट खाली करवा देगा या राज्यसभा के इलेक्शन से जीत जाएगा। नहीं, वो तो राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति में तो अलग इलेक्शन होता है ना, वो राष्ट्रपति का तो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट में। तो ये हो सकता है, मगर अभी तक हुआ नहीं है इंडिया में कि प्राइम मिनिस्टर ही एमपी ना हो, ऐसा हुआ नहीं है, मगर हो सकता है। इसका भी तो इलेक्शन होगा कि मान लो अगर आप सिविलियन हो। हाँ, इलेक्शन होगा। इलेक्शन तब होगा कि आप राज्यसभा से जा रहे हो या लोकसभा से। अगर लोकसभा से आपको चुनाव लड़ना है तो एक लोकसभा खाली करवाना पड़ेगा, सीट रिजाइन करवाओ एमपी को, मगर ज़्यादा चांस होता नहीं है। लोग हमेशा एमपी जो होता है या तो राज्यसभा या लोकसभा उसी से, और बड़े लोग जो बनने वाले होते हैं वो एमपी होते ही होते हैं, या तो राज्यसभा में होंगे या लोकसभा में होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। हाँ, आपका एक वर्ड और आता है जॉइंट सीटिंग। जॉइंट सीटिंग, जॉइंट सीटिंग का मतलब क्या है? मान लो कोई बिल लाया गया, लोकसभा के मेंबर भी राजी नहीं है, राज्यसभा के मेंबर भी राजी नहीं है, मतलब लोकसभा राज्यसभा को भेज रहा है बिल पास करके, राज्यसभा इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, राज्यसभा बोल रहे तो मेरा अमेंडमेंट कुछ जो है, जो कंसर्न है उसको पहले ठीक करो, लोकसभा उसके कंसर्न को ठीक करने के लिए तैयार नहीं हो। जब दोनों हाउस के बीच में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए तब जॉइंट सीटिंग बैठता है, यानी दोनों हाउस के मेंबर्स क्या होंगे, एक साथ बैठेंगे, फिर यहाँ पे वोटिंग होगी। उसको जॉइंट सीटिंग का जो चेयरमैन कौन होता है? स्पीकर, चेयरमैन नहीं होता, याद रखना। स्पीकर ऑफ लोकसभा उसको लीड करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा लीड, या हाउस को चलाएगा, जॉइंट सीटिंग को चलाएगा, हर चीज़। हाँ, मनी बिल में नहीं हो सकता, मनी बिल में ज़रूरत ही नहीं है राज्यसभा की, मनी बिल में राज्यसभा की परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है। और मनी बिल, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है कौन डिसाइड करेगा? ये भी क्वेश्चन आया। जो फाइनल अथॉरिटी कौन है कि कोई बिल को बोले कि मनी बिल है या नहीं, किसके अधिकार में है? प्रेसिडेंट का नहीं है यहाँ पे, स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसके अधिकार में है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। ताज़ा एग्जांपल जो इसका आधार बिल आया था, याद करो, आधार कार्ड का, आधार कार्ड को हर किसी के साथ जोड़ने का, तो आधार कार्ड बिल आया था, वो बिल मनी बिल की तरह पेश किया गया, देख लो, इससे कोई मतलब नहीं है। मनी बिल में क्या होता है, टैक्स से रिलेटेड बातें जब होती है तब इसको मनी बिल, मगर यहाँ पे आधार कार्ड का बिल आया था, ये बिल पास भी हो गया, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बिल को बोला कि फाइनल अथॉरिटी स्पीकर है, स्पीकर ने बोल दिया कि मनी बिल है तो है। तो फाइनल अथॉरिटी जो कोई भी बिल को मनी बिल कहने का इसके पास होगा, इसका स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर भी बनना लोकसभा का, अगर मोदी जी आपको ऑफर दें लोकसभा का स्पीकर बनने के लिए, एक तो अभी बन नहीं पाओगे क्योंकि उसी का मेंबर होना पड़ेगा, पहले एमपी का एज भी होना पड़ेगा 25 ईयर्स से प्लस, 25 साल से आप ऊपर हो तो आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हो। और लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हो तो क्या है,
आप यहाँ पे 25, आप जो 35 बता रहे हो वो राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। लोकसभा स्पीकर के लिए एज नहीं है। एमपी में से ही तो चुना जाएगा, और ये एमपी का कितना 25 होना चाहिए मिनिमम क्राइटेरिया। आपने ये भी लॉजिक सोचा है क्या कि राज्यसभा में 30 क्यों है और इसमें 25 क्यों है? राज्यसभा का एमपी बनने के लिए आपके पास 30 साल होना चाहिए, लोकसभा में 25 साल, 5 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस, ताकि आप एक बार एक्सपीरियंस ले चुके हो, ले लो कि कैसे संसद चलता है। राज्यसभा का डिबेट देखोगे ना आपको बोरिंग लगेगा, यहाँ पे सारा फैक्चुअल डेटा के साथ एक्सप्लेनेशन है। यही लोकसभा में देखोगे तो हंगामा होगा, अलग ही लेवल का घिस्सम घिस्सा चल रही होती है। राहुल गांधी आएगा ये पोस्टर लेके, ये इधर से मोदी जी, इधर से ये सब लड़ाई चल रही है, अच्छा डिबेट हो रहा है। मगर राज्यसभा की में नींद आएगी आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिबेट होता है। तो राज्यसभा के मेंबर पढ़े लिखे मेंबर होते हैं। अब तुम्हें देख लो राज्यसभा का एमपी बनना है या लोकसभा का, या पार्षद बनना है या प्रधान बनना है। प्रधान बनना है। पंचायत वेब सीरीज आई है ना, देखे हो पंचायत? अब तो सत्ता बदल जाती है, भूषण आ जाता है, ये दुबे चला जाता है, अब तो भूषण साहब आ जाएंगे अब पंचायत के प्रधान में, सचिव साहब की वो तो रहेंगे। मगर अगर आपसे कोई पूछे कि सचिव ने जो रोल किया है, जो ये एक पर्सन को फेवर कर रहा था, वो क्या उसके पोस्ट के लिए सही था? कि आप एक को आप सपोर्ट कर रहे हो, दूसरे को अपोज कर रहे हो, इसको तो न्यूट्रल होना था। ये एक सरकारी नौकर है। ये हकीकत भी बता रहा है आज के डेट में जो गांव घर में होता है, जो इलेक्शन कैसे जीतते हैं कोई पार्टी। टोटली आपका जो अफसर लेवल से लेके यहाँ तक कि डीएम वीएम से सब एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़, इसीलिए एथिक्स पेपर का इंट्रोडक्शन हुआ था यूपीएससी में। पता नहीं ये एथिक्स को भी खा गए। एथिकल वैल्यूज़ अब आज के डेट में नहीं रहा। आज के डेट में रहा मनी वैल्यू, आज के डेट में रहा सेल्फनेस, कहाँ पे मेरा नीड, मेरा इच्छाएं पूरी हो रही है। जॉइंट सेटिंग के बारे में आपको ये पता, आपको ये बजट के से रिलेटेड तो सारी बातें बता दिया था कि बजट कैसे पास होता है, कैसे डिस्कशन होता है, पहले फाइनेंस बिल, फिर ये एक्सपेंडिचर वाला, ये सब बिल जो निकलता है। मुझे ये बताइए आप लोग कि राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल कौन लगाता है? प्रेसिडेंट रूल कौन लगाएगा? प्रेसिडेंट रूल, क्या ये प्रेसिडेंट रूल खाली सेंटर पे लगेगा या स्टेट पे भी लगेगा? सेंटर पे भी लग सकता है। सेंटर पे इमरजेंसी लगता है, नेशनल इमरजेंसी। स्टेट में प्रेसिडेंट रूल। कौन सिफारिश करेगा? सिफारिश कौन करेगा? प्रेसिडेंट, गवर्नर। गवर्नर सिफारिश करता है। गवर्नर के कहने पे गृह मंत्रालय एक्शन लेके भेजता है प्रेसिडेंट को। कहने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रोल नहीं होता यहाँ पे। वो बस आ जाता है आपका गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय गया तो गृह मंत्रालय के मतलब ये प्राइम मिनिस्टर से पूछा ही गया होगा। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट में ऐसी चर्चाएं होती है। फॉर्मेलिटी के लिए प्रस्ताव जब भेज दिया जाता है कैबिनेट में, कुछ कुछ चीज़ें बस फॉर्मेलिटी के लिए होती है कि हमने ये कर लिया है, आप बस इन्फॉर्म कर दिया जाता है। मान लो आप कैबिनेट मिनिस्टर हो, मैंने ये डिसीजन लागू कर दिया, मैं आके बस बता रहा हूँ कि मैंने उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, ठीक है।
तो याद रखना स्टेट पे लगाता है ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नर्स एडवाइस। और यहाँ पे गवर्नर का क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है। ये पूछेगा नहीं चीफ मिनिस्टर से कि मैं प्रेसिडेंट रूल लगा दूं क्या, ठीक है, ये नहीं पूछेगा। वैसे ऐसा पूछने लगे तो सोचो क्या होगा डराने धमकाने का काम होने लग जाएगा। हाँ, प्रेसिडेंट रूल का। जैसे आज के डेट में देखोगे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, कौन है याद है, जगदीप धनखड़। वो पहले हुआ करते थे वेस्ट बंगाल के गवर्नर। और वेस्ट बंगाल में जब भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता था वो डायरेक्ट गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते थे। भले ही नहीं, उनकी बात गृह मंत्रालय ने नहीं मानी, मगर उन्होंने बहुत बार सिफारिश किया था कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। किस लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ रहा है, ठीक है, मगर उनकी सिफारिश नहीं मानी गई गृह मंत्रालय। तो ये ध्यान रखना प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी मान लो अगर कोई दो देशों के बीच में, अभी जैसे हालात थी इंडिया पाकिस्तान, अभी अगर युद्ध हो जाती तो सरकार नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकती, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट के पास पावर है। एक बार नेशनल इमरजेंसी अभी तो गया है 28 जून 1975 में, जब इंदिरा गांधी जी ने लगाया था नेशनल इमरजेंसी। किस लिए लगाया था याद है, कहानी पता है क्या था? नहीं 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 नहीं, वो तो बाद की बात, वो तो 71 वाला था, मैं 75 की बात कर रहा हूँ, 1975 में, जिसको बीजेपी नहीं, क्या हुआ था, ये आपके इंदिरा गांधी इलेक्शन कहीं से लड़ी थी, रायबरेली या कहाँ से लड़ी थी, वो जीती थी, जीत गई थी इलेक्शन, नो डाउट इलेक्शन जीत गई थी, मगर वो अपना सरकारी कुछ यूज़ किया था इंस्ट्रूमेंट वगैरह, तो जेपी ने केस किया था हाई कोर्ट में कि वो सरकार का ये चीज़ यूज़ की हुई है, तो इसलिए उनका इलेक्शन खारिज कर दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि उनका इलेक्शन निरस्त किया जाए, मतलब वो एमपी नहीं रहेगी। अब एमपी नहीं रहेगी तो क्या होगा, इनको ये देना पड़ेगा, जब कोर्ट का है तो फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, चुनाव लड़ना तो इनको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ता। तो इससे बचने के लिए क्या कर दिया उन्होंने, रातों रात इमरजेंसी घोषित कर दिया, ठीक है। तो यही मैंने बोला ना, जो सत्ता का सुख, सत्ता का सुख जो है बहुत हानिकारक कर दे। तो और ये रहा 2 साल तक, 77 तक ये रहा। और सब लोग जो मोदी जी बोलते हैं, जो सिख बन के घूम रहे थे उस टाइम पे, बाकी सब अंडरग्राउंड हुए पड़े थे, जिसको पकड़ता था। और उसी टाइम में क्या हुआ था, और एक चीज़ उसी टाइम पे चली थी, संजय गांधी हेल्थ मिनिस्टर थे, नसबंदी स्टार्ट कर दिया था, लड़कों को पकड़ पकड़ के नसबंदी कर रहे थे पॉपुलेशन कंट्रोल के। हरियाणा ये वाले जो रीजन है, वेस्ट यूपी, ये सब में सबसे ज़्यादा भयंकर चल रहा था। पुलिस पकड़ पकड़ के लोगों को, मर्द लोग निकलते नहीं थे घर से उस टाइम पे, ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के ले जाके नसबंदी, पॉपुलेशन कंट्रोल। तो ये भी एक उसी टाइम पे इमरजेंसी में किया गया बेकार चीज़ था कि आप ज़बरदस्ती किसी को राइट्स के साथ खेल रहे हो। तो इसमें जब इमरजेंसी लगती है तो कोर्ट फंक्शन, कोर्ट आपकी फंडामेंटल राइट का ही सुनेगा। जैसे ये तो फंडामेंटल राइट था। तो उस टाइम पे तो कोर्ट का जो जज बैठा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इंदिरा गांधी के पसंदीदा लोग थे, तो सुन ही नहीं रहे थे, अपने पसंदीदा लोग को बैठाया हुआ था इन्होंने। कोर्ट क्या करता, और ये लॉ के तहत ना, उसमें क्या किया, एक लॉ ले आया। लॉ मतलब क्या, जब कोई सरकार
पार्लियामेंट तो चल नहीं रही थी, हाथों हाथ अपना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल लेके आ गए कि हम ये नसबंदी कर रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर को, और अच्छा इमरजेंसी है, कोई बाहर भी नहीं निकलेगा, कोई हल्ला गुल्ला भी नहीं मचाएगा। मगर इसी का परिणाम हुआ कि इलेक्शन हार गए अगला, और वो कहाँ संजय गांधी कैसे एक्सीडेंट में मर गए पता भी नहीं चला, मरे या मरवाया गया ये भी आज के डेट में रहस्य है। बहुत चीज़ होती है पॉलिटिक्स में जो पता भी नहीं चलता है आपको कि तो जानबूझ के किया गया है, या जैसे इनका लाल बहादुर शास्त्री का मौत आज के डेट में भी रहस्य है कि वो कैसे मरे। अगला ये यूनियन बता दिया, स्टेट, के बाद आपका, अब मुझे ये बताओ, हाँ एक होता है स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा एक लेजिस्लेटिव होता है और एक विधान परिषद होता है। विधान परिषद, क्या विधान परिषद हर एक राज्य में होता है क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जो एमपी एमएलए डायरेक्ट चुने गए हैं। विधान परिषद बहुत कम राज्य में है, आज के डेट में मेरे ख्याल से 5 में है। एक तेलंगाना में है, एक महाराष्ट्र में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, और एक यूपी में है। यूपी में 5 राज्य में सिर्फ, और पहले एक जम्मू कश्मीर में भी हुआ करता था, जब जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ तो इसके तहत इसको बंद कर हटा दिया गया। तो आज के डेट में 5 में सिर्फ और सिर्फ विधान परिषद है। आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ 5 है, पहले 6 हुआ करता था, याद रखना। हाँ देखो, प्रीएम्बल में आपको मैंने बता दिया था डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, ये 3 टर्म हो गया था। अब जस्टिस, एक वर्ड ये भी आया था, जस्टिस। जस्टिस कैसे होना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक, और एक और बोला है, सोशल है, इकोनॉमिक है, एंड पॉलिटिकल। पॉलिटिकल इसका मतलब बताओ। जस्टिस, सोशल जस्टिस का मतलब क्या होगा? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। बताइए पॉलिटिकल साइंस वाले। रिया, ये तो प्रिएम्बल है। सोशल जस्टिस में, सोसाइटी में मतलब हर वर्ग को सिंपल आपका इज्जत देना है। ये नहीं कि ऐसे देखना है कि किसी को बाहर कर दिया, जैसे होता है ना, लोअर कास्ट वाले को बाहर कर रखा जाता है, गांव के बाहर रहते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसा सम्मान सोसाइटी में मिले। इसको क्या बोलोगे? सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक जस्टिस, रिच और पुअर, ऐसा ना हो, सरकार का ऐसा स्कीम ना आए कि रिच को रिचर बनाते जाए और पुअर को पुअरर बनाते जाए। इसको इकोनॉमिक जस्टिस क्या बोलोगे? कि सबके लिए, मतलब गरीब, ऐसा स्कीम सरकार बनाए कि गरीब का उत्थान हो, पॉवर्टी लाइन से हटे, उनके पास पैसे कमाने के बहुत सारे ऑप्शन मिले, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को इम्प्रूव करने का। पॉलिटिकल जस्टिस क्या हो? क्या? वोट करने का। पॉलिटिकल दियो तो ठीक है, वो तो संविधान ने दिया। और पॉलिटिकल जस्टिस इन द केस आप बोल सकते हो कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन है इन द लोकसभा और इन स्टेट असेंबली, हर एक वर्ग के पीपल का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए।
ओबीसी, एससी, एसटीज, ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगा तभी जाके पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही कास्ट के एक ही लोग सब जा रहे हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल जस्टिस के केस में के लिए ही आपका ये कंसेप्ट आया गया था। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन, ठीक है। कास्ट रिजर्वेशन कितनी होती है असेंबली में? क्या? कास्ट रिजर्वेशन? कास्ट रिजर्वेशन, कास्ट रिजर्वेशन नहीं होती है। एससी, एसटी, ओबीसी ये होते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी ये रिजर्वेशन, 3 रिजर्वेशन होती है आपकी। ईडब्ल्यूएस मत बोल देना, ईडब्ल्यूएस इसमें नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस आप लोगों के लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होता है, पॉलिटी इसमें नहीं होता, असेंबली वगैरह में नहीं होता, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में भी बहुत ये हुआ है कि हर कोई ईडब्ल्यूएस बना लेता है, हर किसी का पहचान गांव के मुखिया या प्रधान से है ही, ईडब्ल्यूएस बन ही जाता है। 1/3 वुमेन के लिए रिजर्व होता है क्या? वो अभी आया ही है बिल, इसको बोला गया था पिछले साल ही, तो इलेक्शन से पहले, नारी शक्ति अधिनियम। मोदी जी का नाम, मोदी जी ने नाम दिया था इस बिल का, नारी शक्ति अधिनियम। शक्ति, शक्ति, नारी शक्ति अधिनियम, मतलब ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। मगर ये बिल लागू होने में अभी 10 साल लगेंगे। ये लॉ बन चुका है, मगर जब तक इसका दोबारा से आपका जो हर एक विधान, ये पहले तो एमपी का सीट बढ़ेगा, जो लोकसभा का सीट बढ़ने वाला है, सीट वीट बढ़ जाएगा, सेंसस वगैरह सब हो जाएगा, उसके बाद 1/3, ठीक है। बस कहने के लिए था, इलेक्शन था, लगा दिया, ले आए, मगर ये सब कोई फ़ायदा नहीं किया। मैंने बोला ना, पब्लिक जब आती है, राम मंदिर बनवाए, अयोध्या से हार गए, अयोध्या से हार गए। तो इसलिए इस बार मोदी जी को भी पता चल गया कि हम लोग जितना राम मंदिर कर रहे थे, हार ही गए वहाँ से भी। लिबर्टी, एक वर्ड और था इसमें प्रियम्बल में, लिबर्टी। ये क्या हो जाता है बीच बीच में, लाल अपने आप कहाँ से आ जाता है? लिबर्टी, लिबर्टी किस में होना चाहिए? थॉट में, स्वतंत्र, आपको सोचने का, आप कुछ भी सोचो, ऐसे भी आप कुछ भी सोचते हो, थोड़ी ना कोई देखने जाता है। लिबर्टी ऑफ थॉट। लिबर्टी किस में होना चाहिए? एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन में। लिबर्टी किस में होना चाहिए? फेथ में। आपको किसके ऊपर फेथ है, श्रद्धा है, ये आपकी चॉइस है। वर्शिप, आप किसकी पूजा करते हो, ये सब प्रियम्बल में दिया गया है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप। तो लिबर्टी का मतलब स्वतंत्र रूप से आपको सोचने का अधिकार है, अपने आप को प्रकट करने का, कुछ भी अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, आपको किसी भी चीज़ का ऊपर श्रद्धा रखने का आपके ऊपर लिबर्टी है, और आपको जिसके पूजा करना है, जो भगवान को आपको पूजा करना है, वो आपका दिया हुआ है स्वतंत्र। अगला है इक्वलिटी। इक्वलिटी, इक्वलिटी किसका? स्टेटस का और अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी किसमें? स्टेटस में और अपॉर्चुनिटी, ये मिलना चाहिए। एक वर्ड और आया है, फ्रैटर्निटी, इसका मतलब बताओ। फ्रैटर्निटी, हार्मनी, भाईचारा, भाईचारा। सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। सरकार के नज़र में कोई भी धर्म
एक मतलब कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है, सरकार का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, सरकार सबको एक जैसा देखेगी। फ्रेटर्निटी मतलब आप हम सबके बीच में भाईचारा अपनाना चाहिए। हम ये जैसे इसमें करते थे ना, गाना गाते थे बचपन में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। बचपन कितना अच्छा था, कोई रिलीजन कोई ये नहीं, जिसके साथ मन किया बातें किए। छोटे बच्चे देखते हो किसी को भी मार देता है थप्पड़, कुछ सोचता नहीं है। अब यही बड़े बच्चे सोचने में, जैसे जैसे बचपन, इसलिए बचपन ही सबसे अच्छा होता है, कोई कुछ नहीं बोलता। हाँ, और एक चीज़ बताइए कंसेप्चुअल, तो ये टर्म्स सब आपको समझ में आया, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सब। सिटीजन, नागरिकता। इंडिया में कितने टाइप के सिटीजन हैं? जैसे आप यूएस में जाओगे तो दो तरह का सिटीजन देखने को मिलता है। कनाडा में, कनाडा में तो सिंगल है, यूएस में दो है। यानी आपका एक, अगर न्यूयॉर्क में रहते हो तो न्यूयॉर्क का एक अलग सिटीजनशिप होगा और एक यूएसए का अलग सिटीजनशिप होगा। मगर इंडिया में कितने टाइप के सिटीजन? एक ही सिंगल सिटीजन होता है इंडिया का। इंडिया की नागरिकता क्या होती है? सिंगल। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं बिहार से हूँ, जैसे मैं बिहार से, तो मैं ये नहीं बोलूँगा मैं बिहार का नागरिक हूँ, मैं ये बोलूँगा भारत का नागरिक हूँ, चाहे भले ही अलग अलग स्टेट से हो। आप यूपी से, तो आप ये नहीं बोलोगे आप यूपी के नागरिक हो, आप भारत के ही नागरिक हो। तो हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट चलता है। और आर्टिकल नंबर 5 से 11 सिटीजनशिप को डील करता है। आर्टिकल नंबर 5 से 11 सिटीजनशिप को डील करता है। कुछ दिनों में आपने देखा होगा गवर्नमेंट में इंडिया ना लिख के भारत खूब चला है, अभी भी चल रहा है भारत। मोदी जी अब जहाँ जाते हैं या जो भी G20 जैसे हुआ था तो इंडिया नहीं लिखा हुआ था, भारत लिखा हुआ था, भारत। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। इसमें क्या लिखा गया है? इंडिया, देखो कैसे लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स, मल्टीपल स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यानी ये संविधान में ही है भारत लिखा हुआ, ये कोई गलत नहीं है। अपोजिशन ने खूब ये किया था इंडिया भारत, इंडिया भारत, मगर भारत है, पहले भारत ही था। इंडिया, तो इंडिया का आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो इंडिया इंदस रिवर यहाँ पे था तो इंदस रिवर से इंडिया कर दिया गया, सिंधु रिवर से, बाकी और कुछ नहीं था। इंडिया कोई ये नहीं है, भारत तो हमेशा से है, प्राचीन शब्द है भारत। भारत बोलते हैं कि भरत के नाम पे हुआ है, भारत, भरत से भारत, उसके पीछे भी अलग स्टोरी है। तो ये ध्यान रखना, इंडिया दैट इज भारत, इसमें कोई नहीं, पहला आर्टिकल ही ये डिफाइन कर रहा है, इज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स, ठीक है। तो ये सिटीजनशिप के बारे में थोड़ा सा, और ये स्टेप, ये सब फंडामेंटल राइट्स तो बता ही दिया। अगर आपसे ये पूछे कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में बेसिक डिफरेंस क्या है? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। यानी फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो एम्फोर्सिएबल बाय कोर्ट है, कोर्ट ऑर्डर देके सरकार को क्या कर सकता है, बोल सकता है कि इसको आप
इनका जिनका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है उनको लागू कीजिए। मगर इसमें सर ये कोर्ट नहीं कर सकता, कोर्ट नहीं बोलेगा कि डीपीएसपी लागू करो, नहीं। यहाँ पे कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये बनाया ही गया है कि जब सरकार के पास संसाधन आ जाए या सरकार को ऐसा लगे कि वो अब आ गया है समय उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का, तभी सरकार कर सकती है, हर टाइम पे नहीं कर देगी सरकार। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना कि फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट, यानी कोर्ट लागू करवा सकती है, बट डीपीएसपी क्या होगा? नॉट एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट। कोर्ट के द्वारा इसको लागू नहीं कराया जा सकता। हाँ, मुझे ये बताइए देश के पहला राष्ट्रपति कौन थे? ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, बेसिक अवेयरनेस। प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अभी जो प्रेसिडेंट, अभी जो प्रेसिडेंट हो कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं? पहले हो गए जैसे राजेंद्र प्रसाद, अभी जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो याद रखना 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 15वीं प्रेसिडेंट है। 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो आपके ये कौन है? द्रौपदी मुर्मू। रामनाथ कोविंद इससे पहले हुआ करते थे, और रामनाथ कोविंद से पहले प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी से पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम। तो यही सब था आपका पॉलिटी का जनरल अवेयरनेस। तो पॉलिटी में ज़्यादा इतना ये नहीं है जो आपको इतना डिटेल में जाना है, जितना आप पढ़ते हो। आपका तो अलग लेवल का है, पॉलिटी चलता है। तो इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया। हिस्ट्री हुआ पड़ा है क्या आप लोगों का? अंकित नहीं हुआ हिस्ट्री? गौरव सर लेते थे ना बीच? ओके, तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब हिस्ट्री का थोड़ा सा, तो हिस्ट्री से पहले मैं ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी करा दूंगा। क्या? हाँ, थोड़ा सा मुझे ये बताओ, पिछले क्लास का मैं पूछूं, 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? पढ़ते भी हो या भूल गए? निर्मला सीतारमण, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर है। फाइनेंस कमीशन अरविंद कहाँ से देख लिए? अरविंद पानाग्रिया, वो पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हुआ करते थे। कब से लागू होगा 16th फाइनेंस कमीशन का? इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा? जो वो बताएंगे, जो भी चीज़, वो कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2026, याद रखना। 1 अप्रैल 2026 से, अभी जो चल रहा है
फाइनेंस कमीशन क्या बता रहा है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार राज्यों को टैक्स का पैसा कैसे बांटेगी, सरकार कैसे बांटेगी। अगर सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास 100 रुपये आ रहे हैं, तो 100 रुपये आ रहे हैं तो इसके पास क्या है, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो इस 100 रुपये को अपने पास भी तो खुद रखेगी अपने, और ये 28 और 8 36 में कैसे बांटेंगे, वो काम कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करके देता है कि ऐसे ऐसे आपको बांटना है। क्या सबको बराबर मिलेगा, नहीं, वो भी नहीं होता। इसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है, जो राज्य सबसे ज़्यादा, जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, वो सब बेसिस पे आपका क्या होता है, इनकम डिसाइड होता है, टैक्स। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और एक चीज़, सिक्सटीन्थ फाइनेंस कमीशन बता दिया। नीति आयोग का एक आपका होमवर्क है, आज के डेट में नीति आयोग के प्रेजेंट वाइस चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन। और ये शायद होमवर्क मैंने पिछले क्लास में दिया था, मगर मुझे याद नहीं रहा पूछना। वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के अभी के? चेयरमैन तो मोदी जी हैं, वाइस चेयरमैन सर्च मार लिया अंकित? नहीं मारा? मार लो जिनको मारना। बताइएगा मुझे वाइस चेयरमैन नीति आयोग के कौन है? सुमन बेदी, बेरी, ठीक है। मुझे ये बताओ, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कौन से मंत्रालय में आता है? जो आप देखते रहते हो पोस्टर में, जो जनरल अवेयरनेस की, जो आपकी आंखों के सामने हमेशा आती है, मैं वही पूछ रहा हूँ। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, नहीं नहीं, जन औषधि वाला हेल्थ दवाई नहीं, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, पीएम बीजेपी वाला कंसेप्ट नहीं बताया था प्रधानमंत्री जो जन औषधि योजना वाला, जो सस्ते दामों में जो जेनरिक मेडिसिन मिलती है, स्टोर पे नहीं देखते मोदी जी का पोस्टर लगा हुआ होता है। ये स्कीम बताओ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किसान सम्मान निधि, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। इसके तहत क्या मिलता है? किसान सम्मान निधि के तहत क्या मिलता है? नहीं, 6,000 रुपये सालाना। लोन भी माफ नहीं, लोन माफ का नहीं है, इंस्टॉलमेंट में 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार रुपये करके सरकार साल में जो 6,000 रुपये ट्रांसफ़र करती है किसानों को 4-4 महीने पे, 3 इंस्टॉलमेंट में, बैंक में, बैंक अकाउंट में। लेना है क्या? इसलिए तो सबसे पहले ये कराया गया था आप लोगों का, आधार का बैंक खाता खुलवाया गया था।